your device. Buddy. Tap to invite a viewer. शिप्रा ज्वाइन कर लेंगे। मैसेज तो कर रहा हूँ। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज मिल रही है? जी नमस्कार। जी परम आदरणीय पथगामिनी की संस्थापिका एवं संचालिका श्रीमती मंजुला श्रीवास्तव जी, शिप्रा स्वर्णिम जी, आवाज नहीं मिल रही है मेरी? आवाज मिल रही है? शिप्रा जी आवाज मिल रही है? जी क्या मैं कथावाचन शुरू करूं? शिप्रा स्वर्णिम जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अनुभव जी भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर कुमार अनुभव जी। जी प्रणाम अनुभव जी, प्रणाम। आइए, स्वागत है पथगामिनी के इस पटल पर। शिप्रा जी, आप अपने फोन में कुछ हो सकता है सेटिंग वगैरह में प्रॉब्लम होगी। जी तो आज की इस संध्या मैं आपको अपनी कुछ रचनाएं सुनाऊंगा, जो कहानियां तो नहीं हैं, फिर भी कहानियां हैं। कथावाचन की एक लंबी और स्वस्थ परंपरा हमारे देश में रही है। बचपन से ही हम कथा सुनाते आते हैं। कहानी हमारे जीवन का एक अंग है, अंश है, हमारी छवि है, हमारा दर्शन है, हमारा इतिहास भी, हमारा वर्तमान भी और भविष्य भी। पथगामिनी की ओर से मुझे कथावाचन करने का
आमंत्रण मिला। मूलतः मैं कथाकार नहीं हूं, मैं छोटी मोटी व्यंग रचनाएं कर लेता हूं। उन व्यंग रचनाओं में भी कथा के तत्व हैं। मैं अपनी कुछ चुनी रचनाएं आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप उम्मीद है आप उन्हें पसंद करेंगे। व्यंग की प्रधानता तो रहेगी ही, कथा नीचे अपनी निर्झरणी, कथा की निर्झरणी भी चलती रहेगी। सर्वप्रथम मैं अपनी एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है एक मजिस्ट्रेट की डायरी। कथा वाचन से पहले मैं बता दूं कि सरकारी कर्मचारी चुनाव के दिनों में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी निभाते हैं। इसी पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह व्यंग कथा आपकी सेवा में। एक मजिस्ट्रेट की डायरी। सुबह नींद खुलते ही मोबाइल ने बताया कि मेरी नियुक्ति मजिस्ट्रेट के पद पर हो गई है। पहले तो लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। एक मामूली टीचर जिसने कभी कानून की किताब देखी भी ना हो, वह मजिस्ट्रेट कैसे हो सकता है। फिर ख्याल आया कि पुरुष के भाग्य और स्त्री के चरित्र को कौन जान सकता है। जरूर कुंडली में कोई विपरीत राजयोग होगा, तभी तो आज मजिस्ट्रेटरी करने का मौका आन पहुंचा है। अजी, भाग्य भी कोई चीज होती है, और अपने देश में तो बहुत बड़ी चीज होती है, भैंस से भी बड़ी। इतिहास की किताबों में मैंने पढ़ा था कि कई लोगों को जबरन राजगद्दी पर बिठाया गया। किस्मत अच्छी हो तो अयोग्यता ही योग्यता बन जाती है। मेरी आंखों के सामने बहुत से लोग टिचरई करते करते रिटायर हो लिए, लेकिन कभी मजिस्ट्रेट तो क्या, उसके अर्दली भी नहीं बन सके। मेरी खुशी का ठिकाना न था। बिछावन से उतरा तो पांव जमीन पर नहीं थे। दरअसल हवाई चप्पल और मोबाइल मैसेज ने ऐसा होने ही नहीं दिया। जी में तो आया कि सारे गांव में मुनादी करवा दूं, होशियार, खबरदार, सरकार बहादुर ने फला टीचर को एक मुश्त और जबरदस्ती मजिस्ट्रेट बना दिया है। पड़ोसी जानेंगे तो मारे गम के 2 शाम खाना भी नहीं खाएंगे। हर घर में हमारी ही चर्चा होगी। दूसरा ख्याल आया कि क्यों न गांव भर में मिठाई ही बंटवा दूं। 200-400 रुपए खर्च होंगे तो मेरी बला से गांव में रौब तो बढ़ेगा। फिर सोचा बताना क्या है, जब सरकारी गाड़ी में अंगरक्षकों के साथ तन कर बैठूंगा तो सबको पता चल ही जाएगा। अभी एक और मुसीबत थी। मेरा नियुक्ति पत्र अंग्रेजी में छपा था, जिसे कई बार पढ़ने पर भी पूरा मजमून मेरी समझ में नहीं आया। केवल पहली बार अंग्रेजी नहीं सीख पाने का मलाल हुआ। ये मुए मैसेज लिखने वाले हिंदी में भी लिख सकते थे। कम वक्त बात भले ही हिंदी में करें, लेकिन मैसेज जब लिखेंगे तो अंग्रेजी में। बुरे समाचार हिंदी में भले मिल जाए, लेकिन क्या मजाल कि अच्छा वाला मैसेज कोई हिंदी में भेजे। लेकिन अब तो कुछ न कुछ करना ही था। सोचा शर्मा जी से पढ़वा कर देख लेना सही रहेगा। खबर भी पक्की मिल जाएगी और शर्मा जी भी जल भुनकर राख हो जाएंगे। लेकिन डर था कि शर्मा जी यह ना समझ लें कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। संयोग की बात, शर्मा जी घर के सामने ही मिल गए। आइए आइए, कैसे हैं साहब, मैंने पूछा। ठीक ठाक हूं, अपनी सुनाइए मास्टर साहब। वे मुस्कुराते हुए बोले, अजी मैं भी भगवान की कृपा से ठीक हूं, स्वास्थ्य भी अच्छा है, बस जरा नजर कमजोर हो गई है। मैंने कहा, सब उम्र का प्रभाव है जी, बस योगा करिए, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने अपना कीमती सुझाव दे ही दिया। अब देखिए ना, मोबाइल पर एक मैसेज आया है, जरा छोटे अक्षरों में है सो पढ़ा नहीं जा रहा। मैंने मोबाइल उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, शर्मा
जी के फरिश्ते भी न जान पाए कि मामला नजर का नहीं, अंग्रेजी का है। थोड़ी देर मैसेज की ओर देखकर वे बोले, आपकी नियुक्ति मजिस्ट्रेट के पद पर हुई है। अगले महीने की 1 तारीख को ज्वाइन करना है। ओफो, फिर वही मजिस्ट्रेट। सच पूछिए तो मुझे मजिस्ट्रेटरी में मन ही नहीं लगता, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। मैंने तो मना कर दिया था, पर कलेक्टर बोल रहा है कि ऊपर से बहुत दबाव है, आपको बनना ही पड़ेगा। मैंने प्रकट रूप से खिन्न होकर कहा। अजी किस मुगालते में हो? चुनाव में पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बजानी है। असली मजिस्ट्रेट कुछ अलग मिट्टी के बने होते हैं। उनके चेहरे पर अनेक भाव आ जा रहे थे। आप नहीं न जानते हैं साहब, आजकल ऐसा ही हो रहा है। पहले चुनाव में मजिस्ट्रेटरी करवाएंगे, फिर हमेशा के लिए उसी काम में ठेल देंगे। इसे ही कहते हैं उंगली पकड़कर कलाई पकड़ना। सरकारी नौकरी के तौर तरीके समझना उतना आसान भी नहीं है। मैंने उन्हें बरगलाया। नीम को कड़वी कहने वाले मूर्ख हैं। पड़ोसी के प्रमोशन से कड़वी कोई चीज नहीं होती। शर्मा जी के चेहरे पर उस कड़वाहट के चिन्ह स्पष्ट दिख रहे थे। शर्मा जी को जलता भूनता छोड़कर मैं वापस अपने कमरे में आ गया। नियुक्ति पत्र को जेब से निकालकर चूमा। आंखों के सामने मजिस्ट्रेट का शानदार ऑफिस नाचने लगा। चक्करदार कुर्सी, सजी संवरी मेज, हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़ा अर्दली, दरवाजे पर बेशकीमती पर्दा और न जाने कितनी चीजें एक के बाद एक दिख रही थी। योगदान का दिन ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा था, मन में लड्डू की जगह रसगुल्ले फूट रहे थे। नियत तिथि को निर्धारित स्थान पर पहुंचा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अजब की सजावट। टेंट के सामने बड़ा सा मंच लगा था। नीचे सैकड़ों कुर्सियां रखी थीं। हर कुर्सी पर एक पर्ची जिस पर मजिस्ट्रेट का नंबर अंकित था। जैसे ही अपनी कुर्सी के पास पहुंचा, एक पुलिस अफसर ने सैल्यूट किया। मैंने सिर्फ सिर हिलाया। मजिस्ट्रेट की शोभा घमंड ही है। फिर एक सरसरी निगाह चारों ओर घुमाई, लेकिन अफसोस कि रस्म सैल्यूट को देखने वाला कोई कहीं नजर नहीं आया। वह सम्मान भी वाला किस काम का जिसे दुनिया देखे ही नहीं। थोड़ी बहुत कागजी कार्रवाई के बाद हमें गाड़ियां ढूंढनी थी। कई काउंटरों का चक्कर लगाने के बाद एक गाड़ी का नंबर मिला। सामने मैदान में सैकड़ों गाड़ियां सुस्ता रही थी। अपनी गाड़ी ढूंढना उतना ही कठिन था जितना मेले में अपनी बीवी को। लेकिन किस्मत अच्छी थी, सो 4 चक्कर लगाने के बाद गाड़ी मिल ही गई। दूसरों की नजर में भले ही वो टेम्पू हो, मगर मुझे गाड़ी ही लग रही थी। जैसे दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, वैसे ही चुनाव की गाड़ी के पहिए बुद्धिमान लोग नहीं गिनते। तभी लाउड स्पीकर से घोषणा हुई कि मजिस्ट्रेट साहिबान ईवीएम रिसीव कर लें। मैं उधर ही लपका जिधर से अनाउंसमेंट हो रहा था। एक लंबी लाइन लगी हुई थी। पूछने पर पता चला कि वे सब के सब मजिस्ट्रेट हैं। मेरा माथा भन्नाया। बाप रे, इतने मजिस्ट्रेट! इतने तो सब्जी मंडी में कुंजड़े भी नहीं मिलते। मन मारकर लाइन में लग गया। लाइन और देश के विकास की गति समान थी। खड़े खड़े पांव जवाब देने लगे, लेकिन मैं भी हिम्मत हारने वाला नहीं था। आखिर मजिस्ट्रेट जो ठहरा। 3 घंटे की धक्का मुक्की के बाद मैं अपने मंजिल मकसूद पर था। ईवीएम मशीन का भली भांति मुआयना करके मैंने रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर अंग्रेजी में ही जचता है। भड़कदार इंग्लिश हस्ताक्षर के नीचे अपना कड़कदार मजिस्ट्रेट नंबर भी मैंने टाँक ही डाला। अब मेरे हाथों में भारी भरकम ईवीएम सेट था। हर बीयू बैलेट यूनिट के साथ रस्सी के सहारे एक सीयू कंट्रोल यूनिट लटक रही थी। न चाहते हुए भी मेरी आंखों के सामने विवाह मंडप का दृश्य नाचने लगा। इन सबको गाड़ी तक
तक ले जाने की कल्पना से ही रूह कांप उठी। बजरंग बली का सुमिरन करते हुए एक सेठ को सिर पर और दूसरे को हाथ में संभाला। फिर भी क्या मजाल कि कूली वाली फीलिंग आई हो। सांसें दौगने की तरह चल रही थी, लेकिन मजिस्ट्रेट भी क्या जो थक जाए। जैसे तैसे गाड़ी तक पहुंचा। शरीर पसीने से तरबतर था। आज पहली बार लोकतंत्र का वजन समझ में आया। मैंने ईवीएम को गाड़ी में फेंका और चैन की सांस ली। जरा सुस्ताने के बाद मैं गाड़ी पर तनकर बैठ गया, वैसे ही जैसे दूल्हा घोड़ी पर बैठता है। ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का हुक्म देते समय जो खुशी हुई उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। थोड़ा नानुकुर के बाद गाड़ी ने चलना स्वीकार कर लिया। आखिर मजिस्ट्रेट का हुक्म जो था। भीड़ भाड़ में भी उसे रास्ता मिल रहा था, क्योंकि हॉर्न के सिवा सभी पार्ट पुर्जों से कर्कश आवाज आ रही थी। मैं बार बार गाड़ी से बाहर सिर निकालकर झांक रहा था, लेकिन कोई परिचित, कोई मित्र, यहाँ तक कि मेरे गांव का भी कोई आदमी नहीं दिखा। जाने ऐसे विशिष्ट अवसरों पर सारे लोग एक साथ कैसे गायब हो जाते हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मैं उदास होने ही वाला था कि फोन की घंटी बजी। मैंने अमेरिकी एक्सेंट में रिसीव किया। हेलो। हेलो मिश्रा जी, क्या हुआ? कोई पुराना लफड़ा था क्या? कभी बताया नहीं। दूसरी तरफ से प्रश्नों की झड़ी लग गई। कैसा लफड़ा? मैंने तेज आवाज में पूछा। शोरगुल के कारण फोन करने वाले की आवाज मैं पहचान नहीं सका। अजी, मैंने सुना है अभी अभी आपको पुलिस उठाकर ले गई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, सो आपसे पूछ लेना ही ठीक समझा। वो क्या है ना कि आजकल पुलिस ठुकाई बहुत कर रही है। यह आवाज शर्मा की ही थी। इतना सुनते ही मेरा खून खौल उठा। यह शर्मा भी बिना नाड़े का पाजामा है। बात को बिना समझे बतंगड़ बना देता है। मैंने भी सुना ही दिया। अरे मजिस्ट्रेटी मिली है, मजिस्ट्रेटी। अब पुलिस सलामी ठोकेगी। हो किस मुगालते में? हाँ खबरदार जो आइंदा ऐसी बात की। पड़ोसी होने का यह मतलब कतई नहीं कि मजिस्ट्रेट से अंट संट बको। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। हमारी गाड़ी गुर्राते हुए भागी जा रही थी। अचानक गुर्राहट कम हुई और गाड़ी का दम टूट गया। ड्राइवर फटाक से फाटक खोलकर नीचे उतरा। कुछ देर तक वह नीचे ऊपर दाएं बाएं झांकता रहा, शायद गाड़ी की नाड़ी चेक कर रहा था। मैंने डपटते हुए पूछा, क्या हुआ बे? पता नहीं तुझे कितनी अर्जेंट ड्यूटी है? मुझे तो पता है साहब, पर इस बूढ़ी गाड़ी को क्या पता। ये तो एक दफा रूठ गई तो रूठ गई, बिना धक्का खाए तो चलेगी नहीं। अनपढ़ ड्राइवर अपनी सुर में बोले जा रहा था। पुलिस वालों ने धक्का लगाने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि वे किसी निर्जीव को कभी धक्का नहीं लगाते। दूसरे, गाड़ी स्त्रीलिंग ठहरी, सो महिला आयोग का खौफ भी था। कहने की जरूरत नहीं होगी कि यह शुभ कार्य भी मेरे द्वारा ही संपादित हुआ। बूथ पर पहुंचने से लेकर चुनाव की समाप्ति तक की कथा सुनाकर मैं आपकी आंखों में आंसू लाना नहीं चाहता। मेरा तो अखंड विश्वास है कि बाबा तुलसीदास भी कभी मजिस्ट्रेट अवश्य बने होंगे। तभी तो अपने कटु अनुभवों को मंथरा के शब्दों में व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था, को नृप होए हमही कहानी। और तो और बादशाह का बुलावा आने पर लिख भेजा, अब तुलसी का हो ही गे नर के मनसबदार। मेरा दावा है कि मनसबदार शब्द का प्रयोग उस जमाने में मजिस्ट्रेट के लिए ही होता होगा। इस मुद्दे पर मैं इतिहासकारों से मुकदमा लड़ने को भी तैयार। किस्सा कोता है यह कि सामग्री संकलन केंद्र तक आते आते शरीर की गति मंथर और मन की गति मंथरा जैसी हो गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में जो धक्का मुक्की हुई उसमें कुर्ते का आधा हिस्सा शहीद हो गया। प्यारी पुरानी चप्पलों से भी मेरा शारीरिक संबंध जाता रहा। चुनावी ग्राह से लड़ते हुए मैंने गजराज को मन ही मन
गजराज की तरह मन ही मन कृष्ण को पुकारा। तभी आकाशवाणी हुई, पुनर्टीचरो भव। मैं खुशी से नाच उठा। धन्यवाद। आप बताएंगे ये कहानी आपको कैसी लगी? व्यंग के तत्व तो थे ही, अब मैं अपनी एक दूसरी रचना आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। दूसरी रचना का शीर्षक है आदमी हो या पाजामा। आदमी हो या पाजामा। शुरू करता हूं अब अपनी इस दूसरी व्यंग रचना को, जिसमें भी गाहे बगाहे कथा तत्व आए हैं। तो लीजिए। मेरे जीवन के 50 साल इसी मुगालते में निकल लिए कि मैं आदमी हूं। वो तो भला हो घर वाली का, जिसने कल किसी बात पर मुझसे पूछ लिया, अजी आदमी हो या पाजामा। मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया। खुद को नीचे से ऊपर तक, फिर ऊपर से नीचे तक निहारा। घर वाली के प्रश्नों का बिना सोचे समझे उत्तर देना भी शुभ नहीं होता। मैंने कहा, भाग्यवान, सोचने के लिए थोड़ा समय मिलेगा क्या? अच्छा, तो अब सोचने भी लगे? ख्याल कुछ बुरा तो नहीं? कहते हुए घरवाली घरेलू कामों में व्यस्त हो गई। हालांकि यह प्रश्न मेरे सामने पहली बार नहीं आया। अब तक अनेक लोग अनेक बार और अनेक प्रकार से मुझसे पूछ चुके थे, लेकिन मैंने फाइनली किसी को कुछ बताया नहीं। पर आज तो इसका फैसला होकर ही रहेगा। यह सिर्फ मेरी इज्जत का सवाल ही नहीं, भारतीय संस्कृति का भी है। शायद ही कोई भारतीय पुरुष हो जिसने इस प्रश्न का सामना न किया। घर हो या बाहर, अमीर हो या गरीब, विद्वान हो या अनपढ़, सबसे कभी न कभी किसी न किसी ने एक बार जरूर पूछा होगा, आदमी हो या पाजामा। संभवतः भारत में सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न यही है, आदमी हो या पाजामा। इस प्रकार यह विशुद्ध भारतीय मूल का सनातन और शाश्वत प्रश्न है। आश्चर्य की बात है कि अब तक किसी दार्शनिक ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। क्यों आज तक कोई सिद्धार्थ इस परम और चरम सत्य की खोज के लिए घर छोड़कर नहीं निकला? दुखद यह भी है कि आज तक किसी महिला से किसी ने नहीं पूछा, औरत हो या सलवार। घोर कलयुग है साहब, सवालों में भी लिंग भेद, हद है। हाँ, तो बात सलवार की नहीं, पाजामे की हो रही थी। आदमी और पाजामे का संबंध बहुत पुराना है, इतना पुराना कि एक को देखते ही दूसरे का ख्याल आ जाए। पाजामा है तो कहीं आसपास आदमी भी होगा ही, और आदमी है तो एक अदद पाजामा भी होगा ही। इस गड्ढम गड्ढ से निकलने के लिए मैंने इतिहास की किताबें छान मारी, डिक्शनरी से लेकर इंटरनेट तक खंगाल डाला, लेकिन वहां भी कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी, सिवाय इसके कि पाजामे और आदमी के दो टांगे होती हैं। अब केवल दो टांगे होने से आदमी और पाजामा एक समान कैसे हो सकते हैं? नाड़े के बारे में भी जरूरी तथ्यों के बारे में इतिहास चुप है। मसलन पहले पाजामा अस्तित्व में आया या नाड़ा? अलबत्ता यह पता चला कि भारत में पहली पहल पाजामे का प्रचलन करने वाले शायद शक थे। धीरे धीरे परम सत्य का आभास हुआ। मुझे तो पहले से ही शक था कि शक का बीज बोने वाले ये पाजामे शकों द्वारा ही लाए गए होंगे। नाड़े वाले हों या बिना नाड़े के, छोटे हों या बड़े, सादे हों या रंगीन, पाजामे हैं तो शक होना लाजमी है। कंफ्यूजन तो पैदा होगा ही। बात पुरानी तो है, लेकिन पाजामे से गहरा नाता है। 1719 ईस्वी के आसपास का समय,
मुगलिया सल्तनत अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। दरबारी षड्यंत्रों से जान बचाने के लिए बादशाह फर्रुखसियर हरम में बेगमों की सलवार पहनकर छुप गया। सलवारें सदियों से सुरक्षा कवच रही हैं। इधर हिंदुस्तान की सियासत एक अदद सुल्तान को तरस रही थी। लाल किले और खासकर तख्ते ताऊस की यह हालत देख दिल्ली के दिल में दर्द की लहरें उठ रही थी। सत्ता सुंदरी को एक दिन का वैधव्य भी स्वीकार नहीं होता। चारों ओर पसरा था एक अजीब सा खौफ और एक सन्नाटा। आखिरकार तहखाने में कैद रिजर्व में रखे गए रेडीमेड बादशाहों की तलाश शुरू हुई। कैदखाने के दरवाजे तोड़ डाले गए। वहीं किसी अंधेरे कोने में एक शख्स अपनी सांसें रोके हथेलियों में चेहरा छुपाए दुबका खड़ा था। सिपाहियों ने लपक कर उसे पकड़ लिया। मारे डर के उसका फटा पुराना पाजामा गीला हो चुका था। उसके लाख रोने गिड़गिड़ाने और रहम की भीख मांगने के बावजूद उसे तख्ते ताउस पर पटक कर ताजपोशी कर दी गई। भयाक्रांत युवक रफीउद्दर्जात आंखें फाड़कर कभी दीवानी खास की दीवारों और कभी अपने फटे पाजामे को देख रहा था। हमारा प्यारा हिंदुस्तान फटे पाजामे के आगे हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़ा था। जब फटे पुराने मैले कुचले और गीले पाजामे में इतना दम है तो सफेद झकाझक पाजामा क्या नहीं कर सकता। आज फैशन का दौर है। फटी जींस भी अपने सतीत्व पर इतराती चलती है। फिर तो पाजामे की बात ही कुछ और है। सारी धरती पर राज करने वाले अंग्रेजों को एक दिन हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा था। इसका असली कारण भी बहुत लोगों को मालूम नहीं। बिना जांच पड़ताल के सच सामने आने से कतराता है। अंग्रेजी राज के सत्यानाश का असली राज तो पाजामे में दफन है। बेचारे अंग्रेज पाजामा नहीं पहन पाए तो उन्हें भारत की गद्दी छोड़नी पड़ी। देश पर राज तो पाजामा ही करेगा। जो पहन सके आज भी मजे में है। हमारे देश को आदमी नहीं पाजामा चाहिए। पाजामे में खूबियां ही खूबियां हैं। आप चाहें तो छोटे भाई का भी पहन सकते हैं और अगर फटे भी तो हाफ पैंट अंडरवियर से चड्डी तक का सफर तय किए बिना किसी हिला हुज्जत के तय कर सकता है पाजामा। अफसर तो अफसर, पुलिस तक पाजामे से खौफ खाती है। यदि पाजामे वाला पाजामे से बाहर आ गया तो सबका पाजामा गीला हो जाता है। हर पाजामा परम आदरणीय है। आदमी का क्या, वह तो मुसाफिर है, आता है जाता है। पाजामा परम सत्य है। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। प्रश्न आदमी के पाजामा होने का नहीं है। प्रश्न है आदमी होना अच्छा है या पाजामा। प्रश्न यह भी है कि आखिर सत्य कौन है, आदमी या पाजामा। उम्मीद है यह रचना भी आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको अपनी एक और रचना सुनाने जा रहा हूं। यह रचना एक सच्चे अनुभव पर आधारित है। भारत एक विवाह प्रधान देश है। विवाह यहाँ किए भी जाते हैं, हो भी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं। आम भारतीय के जीवन की आधी कमाई विवाह करने में निकल जाती है। इसी पृष्ठभूमि पर वर्तमान में हमारे क्षेत्र में विवाह और बारात की जो हालत है
उसको कथा रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस व्यंग कथा का शीर्षक है लगन की पहली बारात। तो प्रस्तुत है लगन की पहली बारात। लीजिए इसका आनंद। जाने क्यों बारात अटेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बारात जाना मेरा शौक है, मेरा पेशा है, मेरा धंधा है, मेरा प्यार है। बाजा गाजा, नाच नौटंकी, हाथी घोड़े मुझे वैसे ही अपनी ओर खींचते हैं जैसे ताला लगा घर चोरों को। ठीक ठीक याद नहीं, पर 50-60 बारातों में तो जरूर गया होऊंगा। इस लिहाज से मैं एक अनुभवी बाराती हूँ। निमंत्रण पत्र सूंघ कर ही पता कर लेता हूँ कि किसी भोज में क्या मिलने वाला है। गांव वालों की नजर में मैं इकलौता बारात विज्ञानी हूँ, इसलिए निमंत्रणों का टोटा नहीं रहता। लेकिन इस साल तो गजब हो गया। कोरोना के कारण निमंत्रण मिलना मुहाल हो गया। एक बार रास्ते से गुजरते नाई को बुलाकर पूछा, अजी इतनी शादियां हो रही हैं और तुम मेरे नाम का कार्ड लाते ही नहीं, आखिर माजरा क्या है? अरे आप तो ऐसे बतियाते हैं जैसे कुछ मालूम ही नहीं है। पहली बात यह है कि कोरोना के कारण बहुत कम बाराती ले जाने का हुक्म है, और जो है सो दूसरी बात है कि जब कोई लड़का वाला आपका कार्ड भेजे तब तो लाऊं। और तीसरी बात है कि हमारे बेटे का विवाह तो है नहीं। नाई ने टका सा जवाब दिया। मेरा मन सिसक उठा। अपनी आधी जिंदगी बारात में गुजारने वाले शख्स को ये शब्द भी सुनने पड़े। अदने 5-10 रुपए के कार्ड के लिए मुंह जोना पड़ता है। आज से ठीक 28 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। जब किसी भी बारात का निमंत्रण न मिला तो थक हार कर खुद की बारात निकाल ली थी। आखिर शौक भी कोई चीज होती है। जिद थी कि बारात जाएंगे तो जाएंगे, भले इसके लिए खुद की शादी क्यों न करनी पड़े। मगर 55 की उम्र में बचपने वाला यह प्रयोग उचित नहीं लगा। मैंने इंतजार किया, क्योंकि इंतजार का फल रसीला होता है, परिश्रम का फल मीठा होता है, यह तो आपको मालूम ही होगा। पहले ही दिन भगवान की कृपा से अगले ही दिन भगवान की कृपा से रामाशीष के बेटे का विवाह फाइनल हो गया। रामाशीष मेरे बचपन का दोस्त है और घर भी बिल्कुल पास में ही है। इसके बावजूद वक्त की नजाकत को देखते हुए रामाशीष को आगे से घेरना पड़ा। भोर होते ही उसके घर पहुंचकर मैंने कह दिया, देख भाई रामाशीष, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती अब बारात जाने की, मगर मैं जानता हूं कि तुम मानेगा नहीं। आखिर लंगोटिया यार है ना, बस तेरी खातिर चलूंगा, और हाँ, गाड़ी भी मैं अपनी ही ले चलूंगा, फिक्र न करना। अब तो रामाशीष के पास बचने का कोई रास्ता न था। मन की तो नहीं जानता, पर ऊपर से बोला, नहीं नहीं भैया, आखिर भाड़े की 30 गाड़ियां किसके लिए हैं? आपके लिए एक बोलेरो पक्की। 4 तारीख को तैयार रहेंगे, कपड़े धुलवा लेंगे और हजामत भी बनवा ही लेंगे। 4 तारीख की सुबह नींद बड़ी जल्दी खुल गई। कपड़े धोकर सुखा भी लिए, हजामत भी बना ली। मूछों में जो 2-4 बाल सफेद दिखे उन्हें चिमटी से खींच डाला। सुगंधित साबुन से भरपूर स्नान किया। पूरा तो नहीं, पर आधा साबुन जरूर घिस गया। 10 बजते बजते भोजन करने बैठा। जाने क्यों आज घर का भोजन बिल्कुल नीरस और बेस्वाद लग रहा था। बारात में मिलने वाले रसगुल्ले कल्पना में ही उछलने लगे। सोचा था भोजन के बाद थोड़ी देर सो लूंगा तो रात्रि जागरण में कठिनाई नहीं होगी, लेकिन नींद थी कि आ ही नहीं रही थी। खैर, 3 बजते बजते बाजे बज उठे। ऑर्केस्ट्रा के कलाकार भोजपुरी के विस्फोटक गीतों के साथ धावा बोल चुके थे। मैंने भी झोले में एक लुंगी और पाचक चूर्ण की पुड़िया डालकर एक बोलेरो में आसन जमा लिया। संयोग से
ड्राइवर भी जान पहचान का निकल आया। निश्चित को छोड़कर अनिश्चित गाड़ी का इंतजार सच्चे बाराती नहीं करते। दूल्हे की गाड़ी के साथ सजी संवरी महिलाओं का झुंड निकल पड़ा। ऑर्केस्ट्रा के चलंत मंच पर खड़ी अप्सरा किसी भोजपुरी गाने की धुन पर लहरा उठी। झुंड में शामिल बालाओं ने अप्सरा को चुनौती दी। सैकड़ों रसिक नजरों ने जज की हैसियत से अपलक घूरना शुरू किया। हर बाला बला की खूबसूरत, हर अदा अप्सरा को लज्जित करती हुई। लेकिन मेरी रुचि इस डांस में नहीं थी। हाँ, भोजपुरी गीतकारों के प्रति श्रद्धा से मेरा सिर झुक गया। भोजपुरी गीत संगीत जिस पूर्णता को उपलब्ध हुआ है, उसका अनुभव बिना बारात गए हो ही नहीं सकता। खैर, डांस प्रतियोगिता जिसे परछावन भी कहते हैं समाप्त हुई और बारात आगे बढ़ी। हमारी गाड़ी वैसे ही आगे बढ़ी, जैसे ही आगे बढ़ी एक काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। मेरा मन अनिष्ट की आशंका से भर गया। फिर भी मैंने हिम्मत से काम लिया। जिसके गले में बाराती का बिल्ला लटक रहा हो, उसका भला बिल्ली क्या बिगाड़ सकती है। मैंने मन ही मन गांव के ब्रह्म बाबा को घुराया। गाड़ी आगे बढ़ने लगी और मेरा मन पीछे। मुझे वो दौर याद आया जब बैलगाड़ी में बैठकर बारात यात्रा होती थी। रात में नाच में जोकर, कपिला और सुगिया या लैला और मजनू नाटक, हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाते। वहीं आज बोलेरो सरपट भागी जा रही है। एक चौक के पास गाड़ी की रफ्तार कम हुई। ड्राइवर ने बताया कि पेट्रोल लेना है। मैंने इधर उधर देखा, कहीं पेट्रोल पंप नजर नहीं आया। पूछने पर पता चला कि ड्राइवर को चलाने वाला पेट्रोल यहीं किसी झोपड़ी में मिलता है। थोड़ी ही देर में गाड़ी स्टार्ट हो गई। जब तक हम लड़की के गांव तक पहुंचे, अंधेरा गहराने लगा था। बारात एक जुलूस का रूप ले चुकी थी। आगे आगे ऑर्केस्ट्रा, उसके पीछे नागिन डांस करते युवकों का दल। एक ही धुन में डांस करते जाना हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। कभी कभी तो 70 साल एक ही धुन पर थिरकते रहते हैं। अचानक रंग बिरंगी रोशनी से नहाया पंडाल नजर आया। मेरे मुंह में पानी आ गया। लगन की पहली बारात ठहरी। जतरा बन जाए तो पूरे लगन भर जाए। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैंने देखा 3-4 मुस्तंडे जवान वर की गाड़ी के पास पहुंचे। पलक झपकते उन्होंने वर को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला। फिर उसे वैसे ही टांग लिया जैसे हनुमान ने धौलागिरी को हथेली पर रख लिया था। मुझे लगा अब ये वर को जरूर पटकनी लगाएंगे, लेकिन मैं अकेला उसे बचा भी कैसे सकता था। मैं उसकी मदद के लिए चिल्लाने ही वाला था कि वे उसे लेकर एक सजे सवरे मंच की ओर बढ़ चले। मैं भी भीड़ को थकियाते और धक्का खाते उस पंडाल की ओर रेंगने लगा जहां से मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। इस ठेला ठेली में मेरा चश्मा वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। संघर्ष ही जीवन है। आखिरकार मैं मंजिल तक पहुंच ही गया और एक टेबल पर कब्जा जमा लिया। टेबल पर जूठन बिखरा था। भोज में यह सब नहीं देखा जाता। राम ने भी सबरी के जूठे बेर खाए थे। जैसे ही मिठाई बांटने वाले मेरी बगल से गुजरे, मैंने एक डब्बा झटक लिया। खाने के लिए हाथ और मुंह ही काफी है। कुर्सी और टेबल तो नादान ढूंढते हैं। आनंद फानन में डिब्बे की शल्य क्रिया करते हुए मैंने पहला रसगुल्ला मुंह के हवाले किया। जल्दबाजी के कारण निगलने में बहुत परेशानी हो रही थी। मैंने पानी के लिए टेबल पर नजर दौड़ाई, लेकिन पानी तो अभी आया ही नहीं था। मेरी हालत ऐसी थी कि बोल भी नहीं सकता था।
मुझे लगा आज मेरे प्राण पखेरु उड़े बिना नहीं मानेंगे। तभी एक जोर की खांसी आई और प्यारा रसगुल्ला जो अब खंड खंड हो चुका था प्रचंड वेग से मुंह की कैद से बाहर निकला। संयोग अच्छा था जो सामने कोई था नहीं, वरना जाने क्या होता। खैर मैंने चैन की सांस ली। तभी अचानक बैंड बाजे की आवाज थम गई। एक बाराती चिल्लाया, विदाई शुरू है। मुझे कुछ अटपटा लगा। मैंने कहा, अरे अभी अभी तो आए हैं और विदाई शुरू। वह झुझलाकर बोला, विदाई नहीं पिटाई। चारों ओर अफरा तफरी मची थी। भयंकर शोर शराबे में कौन किससे पूछे, कौन किसे बताए कि किसकी कितनी और कहां पिटाई हो रही। बड़ी मुश्किल से पता चला कि ऑर्केस्ट्रा की नर्तकी के साथ नाचने के प्रश्न को लेकर मारपीट का शुभारंभ हुआ। क्योंकि इस संदर्भ में प्राचीन शास्त्रों की कौन कहे, भारतीय संविधान में भी कहीं कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता, इसलिए आपसी सहमति के से मारपीट के द्वारा ही निर्णय कर लेने का रिवाज है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि लात घुसे और डंडों का प्रयोग पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ अनवरत जारी है। पंडाल खाली होने लगा। बाराती बिना बताए धूमकेतु की तरह गायब होने लगे। चश्मे के वियोग में मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी एक परिचित बाराती ने मुझे खींचकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी के अंदर जगह कम थी, लोग ज्यादा थे। भागना तो था ही, सो सब लोग योग की विभिन्न मुद्राओं में गाड़ी में अटके पड़े थे। आज पहली बार सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ और प्रयोग मालूम हुआ। धुंध के मारे रास्ता पता नहीं चल रहा था, लेकिन भागने वालों ने रास्तों की परवाह कब की है। जहां कहीं दो चार लोग दिखते, मन आशंका से भर उठता। जैसे तैसे रात 12 बजे अपने पार्थिव शरीर के साथ सकुशल गांव पहुंचे। आज 3 दिन बीत चुके हैं, फिर भी कोई नहीं बता रहा कि वह पीटा था। फिर मैं ही क्यों बता दूं। और 40 मिनट में 3 कथाओं का वाचन हो चुका है। यदि आप सुनना चाहें तो चौथा व्यंग भी सुना ही दें। आवाज मिल रही है क्या? मेरी आवाज मिल रही है? मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि ये रचनाएं मेरे पहले व्यंग संग्रह टांगोलॉजी में प्रकाशित हैं। एक अंतिम रचना उसी संग्रह से आपके लिए। टांगोलॉजी। टांगोलॉजी मेरी पहले व्यंग संग्रह का शीर्षक भी है
और यह शीर्षक व्यंग है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, टांग से संबंधित कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हैं, कथा के तत्व भी हैं। उम्मीद है आप इसे ध्यान से सुनेंगे और मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। टांगोलॉजी। टांगोलॉजी विज्ञान की वह विशिष्ट शाखा है जिसमें टांगों का क्रमबद्ध और सुनियोजित अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत टांगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक महत्व का विश्लेषण किया जाता है। टांगों के समुचित और सांगोपांग ज्ञान के बिना मानव जीवन व्यर्थ है। मानव शरीर का वह भाग जो उसे जमीन से जोड़ने में सहायक होता है उसे पैर या टांग कहते हैं, बशर्ते संबंधित व्यक्ति शीर्षासन न कर रहा हो। मूर्खों द्वारा इसका उपयोग सिर्फ चलने फिरने और उठने बैठने में किया जाता है। हालांकि हमारे शास्त्रों में पैरों के विविध प्रयोगों का वर्णन उपलब्ध है। एक कथा के अनुसार जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो रावण ने सभी ग्रहों को निर्दिष्ट घरों में रख छोड़ा। साथ ही कड़ी चेतावनी भी दी कि बालक का जन्म होने तक सभी ग्रह अपने अपने घरों में बने रहेंगे। बिल्कुल लॉकडाउन की स्थिति। बेचारा शनि 11वें घर में गुमसुम बैठा रहा। जैसे ही रावण आंखों से ओझल हुआ, शनि ने अपनी एक टांग 12वें घर में अड़ा दिया। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि का 11वें घर में होना जितना शुभ होता है, 12वें घर में होना उतना ही अशुभ। मेघनाथ के जन्म का समाचार मिलते ही रावण वापस लौटा। शनि को 12वें घर में देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आओ देखा न ताओ, जोरदार गदा प्रहार से शनि की एक टांग तोड़ डाली। टांग टूटी तो टूटी, लेकिन शनि महाराज टांग अड़ाने से बाज नहीं आए। इस पौराणिक कथा से शिक्षा मिलती है कि हमें एक टांग हमेशा दूसरों के घर में अड़ाने के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए। दरअसल यह दुनिया टांग अड़ाने के लिए ही बनाई गई है। पुलिस अपराधियों के काम में टांग अड़ाती है, अपराधी नेताओं के काम में, नेता विकास के काम में और विकास सरकार के काम में। पति पत्नी की बात करके मैं किसी के घरेलू मामलों में भला टांग क्यों अड़ाऊं? टांग की बात चली तो याद आया, एक बार किसी कॉलेज में फुटबॉल का मैच होना था। खेल शिक्षक ने अपने छात्रों को पास बुलाकर धीरे से गुरु मंत्र समझाया। देखो, यदि गेंद न मिल सके तो प्रतिपक्षी खिलाड़ियों की टांग पर किक लगाना न भूलना। समझे? फिर जोर से आवाज लगाई, अजी गेंद यहां बीच में लाओ, खेल शुरू हो। तभी एक विद्यार्थी चिल्लाया, सर अब गेंद की जरूरत ही कहां है, खेल शुरू करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि टांगों के समुचित प्रयोग से खेल को रोमांचक बनाया जा सकता है। टांगों का प्रदर्शन भी एक श्रेष्ठ कला है। मनोरंजन के क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने के लिए टांग प्रदर्शन का हुनर चाहिए। सुडौल टांगों का इससे बेहतर प्रयोग और क्या हो सकता है। जिन फिल्मों में टांगों की भूमिका अच्छी होती है उन्हें विशेष ख्याति अर्जित होती है। मेरा तो अटूट विश्वास है कि भगवान ने हमें टांग इसलिए प्रदान किया है कि हम इसे दिखाएं, अड़ाएं और फंसाएं। महज चलने के लिए टांगों का प्रयोग घोर पाप है। भगवान स्वयं भी बिना टांग के ही चला करते हैं। बिन पद चले सुने बिन काना। बंगाल में टांग तुड़वाकर चुनाव जीतने का सफल प्रयोग भी हो चुका है। टांग अड़ाने में समस्या हो तो टांग खींचने का अभ्यास अच्छा रहता है। इस प्रयोग में साधक को अपनी टांगों का ख्याल छोड़कर
आगे वाले की टांगों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। साष्टांग दंडवत की मुद्रा में आगे बढ़कर उसे चारों खाने चित करने की कला धीरे धीरे विकसित करनी होती है। मैंने अल्प ज्ञान के बावजूद टांगोलॉजी में अपनी टांग भले अड़ाई है। आप अपनी टांगों पर टंगे रहें। कृपया अपनी टांगें बाहर न निकालें। पुलिस की नजर सिर्फ आपकी जेब पर ही नहीं होती। चार व्यंग रचनाओं का वाचन मैंने किया आपके सम्मुख। मुझे उम्मीद है ये चारों रचनाएं आपको पसंद आई होंगी। सबने धैर्यपूर्वक मेरी रचनाओं को सुना। मैं आपका सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। व्यंग रचनाएं तो और भी हैं, लेकिन आप भी कहेंगे कहाँ फंस गया यार। आप सबने इतना समय दिया। आप सभी श्रोताओं को मेरा धन्यवाद। पटल पर जितने श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं वे उत्साहवर्धक हैं। आज पहली बार फेसबुक लाइव पर मुझे आपसे संवाद करने का मौका मिला है। यह क्षण मेरे लिए अविस्मरणीय है। मैं सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी, मनोरंजन सहाय जी की टिप्पणी है, अब टांग नहीं संपूर्ण अंगों के प्रदर्शन का चलन है। जिन कई कई मीटर महंगे प्रयोग करके ऐसे वस्त्र बनाए जाते हैं जिनमें से संपूर्ण शरीर की झांकी मिले, उन्हें डिजाइनर द्वारा डिजाइन किए गए परिधान कहते हैं। वाह, वैसे तो अभी 5-7 मिनट हैं, और फिर 5-7 मिनट में एक रचना को पढ़ना थोड़ा कठिन लगता है, और कोई रचना बीच में छूट जाए तो भी बेमजा हो जाएगा। वैसे इन 5 मिनटों का सदुपयोग करके मैं आपके कष्ट को बढ़ा सकता हूँ, तो लीजिए पेश है अगले 5 मिनट के लिए मेरी एक छोटी सी रचना, जिससे आप कर सकते हैं। इसका शीर्षक है मुर्गा दिवस। मुर्गा दिवस। चूंकि मैं शिक्षण पेशे से जुड़ा हूं, तो पृष्ठभूमि वही है, और अधिकांश रचनाओं में शिक्षा जगत की झलक देखने को मिलेगी। इस छोटे व्यंग में भी आप शिक्षा जगत की एक झलक देख सकेंगे। अंतिम रचना है मेरी। मुर्गा दिवस। पूरे देश में मुर्गा दिवस पारंपरिक हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा था। जगह जगह तोरण द्वार सजे थे। मुर्गों की रंगीन तस्वीरें बिजली के खंभों पर टंगी थी।
कुछ मुर्गे कसाई की दुकान पर शीर्षासन की मुद्रा में लटके थे। वातावरण मुर्गा भक्ति के गीतों से सराबोर था। संपूर्ण मुर्गा समाज आनंद सागर में हिलोरें ले रहा था। मुर्गियां खूब सजी धजी थीं। यह निर्णय करना कठिन हो रहा था कि वे स्वादिष्ट अधिक हैं या सुंदर। चूजे भी मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे थे। राजधानी के एक प्रमुख चूजालय में भव्य समारोह आयोजित था। चूंकि आयोजन राजकीय था, सो इसकी व्यवस्था मुर्गों के द्वारा ही की गई थी। मुर्गी हो या मुर्गा, सबको दो दो प्रतियों में अंडा देना था। महीनों पहले से अंडे जमा हो रहे थे। इस अवसर पर अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। कुकड़ू प्रतियोगिता और अंडे दो प्रतियोगिता विशेष आकर्षण के केंद्र थे। चूजे मुर्गा पेंटिंग में भाग ले रहे थे। थोड़ी देर में मुर्गा नृत्य प्रारंभ हुआ। कमर मटकाती मुर्गियों का नृत्य बेहद आकर्षक और लजीज था। चाय के बाद मंच पर मुर्गों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व पर विचार विमर्श शुरू हुआ। मुख्य अतिथि प्रसिद्ध मुर्गा प्रेमी श्री भेड़ियानंद ने अपने उद्बोधन में मुर्गियों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, मेरे प्यारे मुर्गों और मुर्गियों, आप सभी जीवधारियों में श्रेष्ठ हैं। आपने ही नौविहान का आह्वान किया है। आपकी बांग ने देश को सोते से जगाया है। आप न होते तो सवेरा होता ही कैसे। तालियों की गड़गड़ाहट। आप में अलौकिक क्षमता है। धरती से लेकर आकाश तक आपकी पहुंच है। इस चमन की मिट्टी को आपने अपने लहू से सींचा है। देश के लिए आपने सर्वाधिक बलिदान किया है। हर गली में आप मर मिटने को तैयार बैठे मिलते हैं। आमलेट हो या अंडा करी या फिर मुर्ग मसल्लम, सब आपकी ही देन है। हमारी सरकार आपके विकास के लिए तत्पर है। हर गांव में चूजालय की स्थापना हो चुकी है। आज तो हर गली में प्राइवेट चूजालय भी खुलने लगे हैं। आपके त्याग और बलिदान के प्रति हम आभारी हैं। आपने अपनी जान देकर चिकन सेंटरों की रौनक बढ़ाई है। आप अफसरों और जनप्रतिनिधियों के लिए दाल हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है और मुर्गी रोटी के बराबर। मुर्गा विभाग की दाल रोटी चलाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विभाग के चेहरे पर जो चिकनाई नजर आती है, उसमें चिकन के सहयोग को नकारा नहीं जा सकता। आज देश में मुर्गों की अनेक नस्लें हैं। सरकारी, असरकारी के अलावा कुछ मुर्गे ठेके पर भी कार्यरत हैं। सरकारी मुर्गे सर्वसुलभ हैं। हमारा लक्ष्य हर मुर्गे को सस्ता और स्वादिष्ट मुर्गा उपलब्ध कराना है। हमारी नजर में आप सभी बराबर हैं। हम मुर्गाबाजी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिलाने की मांग करते हैं। आपकी आपसी लड़ाई का इतिहास गौरवशाली रहा है। देश विदेश में इसके किस्से मशहूर हैं। मुगलों से लेकर लखनऊ के नवाब तक इस खेल के शौकीन रहे हैं। आशा है आप अपनी आपसी लड़ाई की परंपरा को कायम रखेंगे। आप सबको मुर्गा दिवस की मार्मिक शुभकामनाएं। भाषण के बाद चयनित मुर्गों को उपहार स्वरूप गरम मसालों का एक एक पैकेट प्रदान किया गया। मंच के पीछे से चिकन करी की खुशबू आ रही थी। और इस व्यंग रचना के बाद मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। आपने
जिस तल्लीनता और शालीनता के साथ वाचन में मेरा सहयोग किया है, मुझे सुना है, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि। होली की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। फिनिश।